इधर क्वारंटीन सेंटर में आर्मी अब इन्फेक्टेड सोल्जर्स पर रिसर्च कर रही थी। ली ब्योंग चान की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वायरस बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स से लड़ता है और अगर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो शायद वायरस को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका प्रॉपर इलाज नहीं था। दूसरी तरफ क्लासरूम में फंसे स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे नामरा पर भरोसा करने लगते हैं। नामरा भी उसे बताती है कि कुछ देर के लिए जब वह ज़ॉम्बी जैसी बनने लगी थी तो उसके अंदर इंसानों को काटने की इच्छा बहुत तेज हो गई थी, लेकिन वह खुद को रोक पा रही थी। इधर टेरेस वाली इन्फेक्टेड लड़की यूनजी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी और उसे इंसानी फ्लैश खाने की इच्छा होने लगी थी। वह एक टीचर को देखती है जिसे उसने पहले अपनी परेशानी बताई थी, लेकिन उस टीचर ने कभी उसकी मदद नहीं की थी। अब गुस्से में यूनजी उसी टीचर पर अटैक कर देती है। क्लासरूम में नामरा की हीयरिंग पावर बहुत तेज हो चुकी थी। उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह कहती है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, हमें निकलना होगा। उधर ग्वी नाम 4 मंजिल से गिरने के बाद भी जिंदा था। वह अपने एक पुराने साथी से मिलता है जो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह अपने साथी को भी बेरहमी से ज़ॉम्बीज के सामने छोड़ देता है और साफ कहता है कि अब उसका सिर्फ एक मकसद है, चोंग सान को मारना। दूसरी तरफ ऑनजो का फादर किसी तरह क्वारंटीन सेंटर से निकलकर स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक गन और गाड़ी मिलती है जिससे वह स्कूल पहुंचने की कोशिश करता है। इधर डिटेक्टिव और उसका साथी बच्चों को लेकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। डिटेक्टिव एक छोटे बच्चे को पूरी तरह कवर करता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे इन्फेक्ट न कर सके। रास्ते में उन्हें वही ऑनलाइन स्ट्रीमर मिल जाता है जो ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने आया था और अब खुद हेल्प मांग रहा था। डिटेक्टिव उसकी मदद करने उतरता है, लेकिन उसका साथी डर की वजह से बच्चों को लेकर गाड़ी में आगे निकल जाता है। डिटेक्टिव स्ट्रीमर के साथ वही फंस जाता है। तभी स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं। वे क्लासरूम का एक हिस्सा ब्लॉक करते हैं और लाउड म्यूजिक चला देते हैं। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज एक तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। सू ह्योक और चोंग सान पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स कॉरिडोर पार कर सके। सभी किसी तरह स्टेयर्स तक पहुंचते हैं और टेरेस की तरफ भागते हैं क्योंकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल की तरफ आ चुका था, लेकिन टेरेस का डोर अंदर से लॉक्ड था। वहां पहले से छिपा हुआ लड़का डर की वजह से डोर नहीं खोलता। नीचे से स्टूडेंट्स चिल्लाते रहते हैं कि हम ज़ॉम्बी नहीं हैं, प्लीज डोर खोल दो, लेकिन वह लड़का डर और जेलसी में चुप रहता है। उसी समय ज़ॉम्बीज उनके पीछे सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। सू ह्योक और चोंग सान इंस्ट्रूमेंट्स लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। नामरा अपनी तेज हीयरिंग से समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज बहुत जल्दी ऊपर आ रहे हैं। टेरेस पर हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था, लेकिन सोल्जर्स को वहां सिर्फ वही लड़का दिखाई देता है। वे उससे पूछते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। नीचे डोर के पीछे ऑनजो, चोंग सान, सू ह्योक और बाकी स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और इसी बीच दूर से ग्वी नाम भी चोंग सान को ढूंढता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। इधर टेरेस का दरवाजा खुलने के बाद स्टूडेंट्स बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है। सब लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर्स उन्हें देख नहीं पाते। अब बच्चों की उम्मीद फिर टूट जाती है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर यूनजी अपने साथ हुई सारी बुलिंग याद करती है। इसी गुस्से में वह स्टाफ रूम में आग लगा देती है। आग फैलते ही स्कूल का अलार्म बजने लगता है और इमरजेंसी एग्जिट्स ओपन हो जाते हैं। इसी वजह से टेरेस का डोर भी खुल पाया था। टेरेस पर सभी बच्चे हेल्प का साइन बनाने की कोशिश करते हैं। ऑनजो का फादर भी स्कूल का मैप देखकर अपनी बेटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। टेरेस पर रात होने लगती है, ठंड बढ़ रही थी, इसलिए बच्चे आग जलाने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश के बाद भी आग नहीं जलती। तभी नामरा अपने पास रखा लाइटर निकालती है। सबको पता चलता है कि वह सीक्रेटली स्मोक किया करती थी। इसी लाइटर से वे लोग आग जलाते हैं और थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इसी बीच कहानी हमें ना योन की तरफ ले जाती है। वह अब भी स्टोरेज रूम में छिपी हुई थी। तभी उसे हैंडी कैम में बच्चों के रिकॉर्डेड मैसेजेस दिखाई देते हैं। चोंग सान का मैसेज सुनकर उसे ग्योंगसू की याद आ जाती है, जिसे उसी की वजह से इन्फेक्ट होना पड़ा था। फिर फ्लैशबैक में दिखता है कि जब ना योन क्लासरूम से बाहर निकली थी तो मिस पार्क उसके पीछे आई थी। इसी दौरान इन्फेक्टेड ग्योंगसू ने मिस पार्क को बाइट कर लिया था। ज़ॉम्बी बनने से पहले मिस पार्क ने ना योन से कहा था कि चाहे कुछ भी हो, उन बच्चों की मदद जरूर करना और उनके साथ जिंदा रहना। यही बात याद करके ना योन फाइनली बदलने का फैसला करती है। वह स्टोरेज रूम से फूड पैकेट्स इकट्ठा करती है और बच्चों तक पहुंचाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह रूम से बाहर आती है, सामने ग्वी नाम खड़ा होता है। नायोन को पहले लगता है कि वह नॉर्मल है,
लेकिन ग्वीनाम उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से बाइट कर देता है। नायोन, जो पहली बार कुछ अच्छा करने निकली थी, अब खुद उसका शिकार बन जाती है। उधर टेरेस पर बच्चे अपनी बातें कंटिन्यू कर रहे थे। तभी सब चोंग-सान से पूछने लगते हैं कि वह किसे पसंद करता है। चोंग-सान हिम्मत करके ऑन-जो से कह देता है कि वह उसे पसंद करता है। ऑन-जो नाराज होकर दूर चली जाती है। ऑन-जो थोड़ी देर अकेली खड़ी होती है। तभी ग्वीनाम पाइप के रास्ते टेरेस तक पहुंच जाता है। वह सबसे पहले ऑन-जो को देखता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। चोंग-सान उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ग्वीनाम सीधे चोंग-सान पर टूट पड़ता है। वह चोंग-सान को पकड़कर उसकी आंख पर हमला करने लगता है, क्योंकि चोंग-सान ने लाइब्रेरी में उसकी आंख खराब की थी। अब टेरेस पर बच्चों के सामने एक नया खतरा खड़ा था। इधर टेरेस पर ग्वीनाम चोंग-सान को पकड़ चुका था। सभी स्टूडेंट्स मिलकर ग्वीनाम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्ट होने के बाद उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी नामरा आगे आती है और ग्वीनाम से फाइट करने लगती है और आखिर में उसे टेरेस से नीचे फेंक देती है। लेकिन ग्वीनाम इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। नीचे गिरने के बाद भी उसकी बॉडी फिर से ठीक होने लगती है और उसके अंदर चोंग-सान से बदला लेने की आग और बढ़ जाती है। इसके बाद मिलिट्री स्कूल में एक टीम भेजती है, लेकिन उनका मकसद बच्चों को रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि साइंस लैब से लैपटॉप लाना था। उधर टेरेस पर स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सभी को लगता है कि अब वे बच जाएंगे। सोल्जर्स ऊपर उतरते हैं, बच्चों को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और सबका टेम्परेचर चेक करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स नॉर्मल निकलते हैं, लेकिन नामरा का टेम्परेचर कम आता है। सोल्जर्स उसे कवर कर देते हैं, लेकिन तभी मिलिट्री को न्यूज मिलती है कि क्वारंटीन सेंटर में रेस्क्यू की गई यूनजी ने एक लड़की पर अटैक कर दिया है। यह देखकर कैप्टन समझ जाता है कि इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल दिखते हुए भी डेंजरस हो सकते हैं। अगर स्कूल के बच्चों में भी कोई हिडन इन्फेक्टेड हुआ तो पूरा क्वारंटीन सेंटर खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑन-जो का फादर स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक प्रेग्नेंट वुमन और उसका हस्बैंड हेल्प मांगते मिलते हैं। वह उन्हें गन और खाने पीने का सामान देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी डर के कारण उसी पर गन तान देता है। ऑन-जो का फादर उसे समझाता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन वह खुद रुक नहीं सकता। अब टेरेस पर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों को एक तरफ पानी मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। चोंग-सान कहता है कि यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि हम खुद नीचे उतरें और ग्राउंड क्रॉस करके पहाड़ियों की तरफ निकल जाएं। ऑन-जो बताती है कि उसे पहाड़ियों का रास्ता पता है, क्योंकि वह अपने फादर के साथ वहां ट्रैकिंग के लिए जा चुकी है। नामरा भी कहती है कि बारिश में ज़ॉम्बीज उनकी आवाज और स्मेल आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए यही मौका है निकलने का। सभी बच्चे हिम्मत करके टेरेस से नीचे उतरते हैं। बारिश की वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान कम था, इसलिए वे धीरे धीरे झाड़ियों और गाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर चोंग-सान अचानक रुक जाता है। उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी, अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बारिश में खड़ी होकर चोंग-सान का नाम पुकार रही थी। इधर चोंग-सान के सामने उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर खड़ी थी। बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि वह चोंग-सान की माँ है, इसलिए वे उसे बाकी ज़ॉम्बीज की तरह दूर करने लगते हैं। चोंग-सान ये देखकर गुस्से में अपने ही दोस्तों को रोकने लगता है। ऑन-जो किसी तरह उसे संभालती है और वहां से दूर ले जाती है। इसके बाद सभी अपनी जान बचाते हुए बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागते हैं। इसी रास्ते में आर्चरी ग्रुप भी बाहर निकल चुका था। पहले उन्हें लगता है कि सामने भागते हुए लोग ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन बाद में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। द एथलीट गर्ल अपने छोटे भाई से मिलती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बास्केटबॉल कोर्ट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। आर्चरी ग्रुप का एक इंजर्ड लड़का समझ जाता है कि उसकी वजह से बाकी लोग भी फंस जाएंगे, इसलिए वह खुद को ज़ॉम्बीज के सामने छोड़ देता है ताकि बाकी लोग रूम के अंदर जा सके। उसकी सैक्रिफाइस से बाकी स्टूडेंट्स बच तो जाते हैं, लेकिन एक और मेंबर उनसे अलग हो जाता है। अब सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। चोंग-सान अपनी माँ को देखकर पूरी तरह टूट चुका था। डेसू को भी पता चल जाता है कि जिस ज़ॉम्बी को उसने मारा था वह चोंग-सान की माँ थी। वह चोंग-सान से माफी मांगता है, लेकिन चोंग-सान इस हालत में किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ली ब्योंग-चान की आखिरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। उसमें वह साफ कहता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं मिला। अगर इसे रोकना है तो इन्फेक्टेड लोगों का एक सेल भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यानी वायरस को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, सभी ज़ॉम्बीज को पूरी तरह जला देना। इसी वजह से आर्मी मार्शल लॉ बढ़ाने और हायोसान को पूरी तरह सील करने की तैयारी करने लगती है। इधर ऑन-जो का फादर स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। वह रास्ते में ट्रीज पर निशान लगाता जाता है ताकि भटक न जाए, लेकिन कई दिनों की भूख, प्यास और चोट की वजह से वह कमजोर पड़ चुका था।
फिर भी वह अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता रहता है। बास्केटबॉल कोर्ट में स्टूडेंट्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें वहां कई कार्ड्स और बॉक्स जैसी चीजें मिलती है। चोंग सान आइडिया देता है कि वे इन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़ॉम्बीज के बीच से निकल सके। सभी अपने शरीर को कपड़ों और चीजों से कवर कर लेते हैं ताकि बाइट से बच सके। इतने दिनों से भूखे प्यासे रहने के बाद चोंग सान को एक एक्सपायर्ड चॉकलेट बार मिलता है। सब उसे थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं। इसके बाद सभी कार्ड्स को गोल्ड शील्ड की तरह पकड़कर बाहर निकलते हैं। शुरू में प्लान काम करता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं, कार्ड्स को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच एक लड़का मीजिन को बचाने के चक्कर में खुद बाइट हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह बिना किसी को ज्यादा कुछ कहे खुद को ग्रुप से अलग कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागें और बाकी लोग आगे निकल सके। लेकिन कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी बनकर अपने ही दोस्तों पर अटैक करने लगता है। उधर कंट्रोल रूम में सिचुएशन और सीरियस हो चुकी थी। कैप्टन को लगता है कि अब रेस्क्यू से ज्यादा जरूरी वायरस को बाहर फैलने से रोकना है, इसलिए वह हायोसन हाई और इन्फेक्टेड जोन्स पर मिसाइल स्ट्राइक करने का फैसला लेने लगता है। कुछ सोल्जर्स उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि स्कूल में अभी भी बच्चे जिंदा हैं, लेकिन कैप्टन के हिसाब से अगर हिडन इन्फेक्टेड बाहर निकल गए तो नुकसान और बड़ा होगा। इसी बीच यूनजी खुद को कंट्रोल से छुड़ा लेती है। वह बाहर निकलते ही कहती है कि उसे भूख लग रही है। ये देखकर साफ हो जाता है कि हाफ ज़ॉम्बीज नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर से बहुत डेंजरस हैं। इधर ऑन्जो का फादर आखिरकार स्कूल के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बीज भी लगे हुए थे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कार्ड्स के साथ फंसे हुए थे। वे एक लॉक्ड डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पीछे से ज़ॉम्बीज उन पर टूट रहे थे। नामरा अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्ड्स को पास रखती है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न घुस सके। चोंग सान और बाकी लोग डोर खोलने की कोशिश करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जैसे ही डोर खुलता है, सामने कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि ऑन्जो का फादर खड़ा होता है। ऑन्जो अपने फादर को देखते ही टूट जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इधर ऑन्जो अपने फादर से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि ज़ॉम्बीज लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ऑन्जो का फादर बच्चों को बताता है कि पीछे पहाड़ियों से निकलने का एक रास्ता है। वह सभी को जल्दी वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं, वह अपने बैग से फ्लैशलाइट निकालता है और ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वह बच्चों को बाहर भेज देता है और खुद अंदर ही रुक जाता है। ऑन्जो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन तभी उसे अपने फादर के हाथ पर बाइट मार्क दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ऑन्जो टूट जाती है, लेकिन सू ह्योक और चोंग सान उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और ऑन्जो अपने पिता को भी हमेशा के लिए खो देती है। अब सभी बच्चे कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं। नामरा अपनी तेज हीरिंग से समझ जाती है कि आसपास अभी भी ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वे लोग धीरे धीरे छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर ग्वीनाम चोंग सान की स्मेल फॉलो करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां से ऑन्जो के फादर ने बच्चों को निकाला था। रास्ते में उसे आर्चरी ग्रुप का इंजर्ड लड़का मिलता है। वह अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। ग्वीनाम उससे चोंग सान के बारे में पूछता है, लेकिन जब उसे कुछ पता नहीं चलता तो वह उसे भी इन्फेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे कैसे निकलना है। तब चोंग सान एक रिस्की प्लान बताता है। वह कहता है कि कोई एक इंसान ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और बाकी लोग इस मौके का फायदा उठाकर पहाड़ी की तरफ भाग जाएंगे, लेकिन बाकी सभी उसे रोक देते हैं। वे साफ कहते हैं कि अब कोई किसी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा। तभी नामरा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनकर बताती है कि आर्मी पूरे सिटी में अनाउंसमेंट कर रही है। अनाउंसमेंट में कहा जा रहा था कि सिटी को खाली किया जा रहा है क्योंकि जल्द ही इन्फेक्टेड एरियाज पर बॉम्ब गिराए जाएंगे। यानी अब बच्चों के पास टाइम बहुत कम था। आर्मी ने पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर साउंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए थे ताकि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होकर एक जगह जमा हो जाए। हायोसान हाई स्कूल भी उन टारगेट्स में शामिल था। ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर धीरे धीरे सिलेक्टेड स्पॉट्स पर इकट्ठा होने लगे। इसी बीच ग्वीनाम फिर से वहां पहुंच जाता है। वह प्लास्टिक कवर हटाकर अंदर आता है और सीधे चोंग सान पर अटैक कर देता है। चोंग सान और ग्वीनाम के बीच फिर से फाइट शुरू होती है। ग्वीनाम अपना बदला लेते हुए चोंग सान को बाइट कर लेता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब चोंग सान भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जाने से पहले चोंग सान अपना नेम टैग ऑन्जो को दे देता है और कहता है कि वह मरने के बाद भी उसे याद रखे। इसके बाद चोंग सान ऑन्जो को आखिरी बार गले लगाता है और बाकी सबको वहां से भागने के लिए कहता है। अब वह जान चुका था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए वह ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है
और उन्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगता है ताकि बाकी बच्चे सेफ निकल सके। साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से नामरा और ग्वीनाम दोनों को भी बहुत तकलीफ होने लगती है। चोंगसान ज़ॉम्बीज को टेरेस की तरफ ले जाता है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन ग्वीनाम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिर में चोंगसान और ग्वीनाम के बीच आखिरी फाइट होती है। ग्वीनाम चोंगसान को और ज्यादा चोट पहुंचाता है, लेकिन चोंगसान उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। वह ग्वीनाम को पकड़ लेता है और तभी आर्मी की बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। पूरे हायोसन में एक एक करके एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। वहाँ सब कुछ आग और धुएं में बदल जाता है। चोंगसान और ग्वीनाम भी उसी ब्लास्ट में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे वे ब्लास्ट की ताकत से दूर जा गिरते हैं। पूरा सिटी जल चुका था। आर्मी का मिशन पूरा हो गया था। कंट्रोल रूम में कैप्टन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है। वह वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और कहता है कि उसने सिटी को बचाने के लिए सिटी पर ही बॉम्ब गिराने का फैसला लिया। उसे पता था कि इस फैसले में कई इनोसेंट लोग भी मारे गए होंगे, लेकिन उसके हिसाब से वायरस को बाहर फैलने से रोकने का यही एक रास्ता था। इसके बाद कैप्टन अपने फैमिली से आखिरी बार फोन पर बात करता है। वह अपने बच्चों के बारे में पूछता है और कॉल खत्म होने के बाद अपनी जान दे देता है। ब्लास्ट के बाद हियोसन हाई पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ जली हुई बॉडीज और टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे, लेकिन उन्हीं जले हुए बॉडीज के बीच चोंगसान का हाथ दिखाई देता है, जिसमें ऑनजो का नेम टैग अब भी मौजूद था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हायोसान सिटी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। क्वारंटीन सेंटर में बैठे लोग अपने परिवार वालों को याद करके रो रहे थे। इधर पहाड़ी पर ऑनजो, सू ह्योक और बाकी स्टूडेंट्स बच तो गए थे, लेकिन सब अंदर से टूट चुके थे। सुबह होते ही वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऑनजो वापस स्कूल जाना चाहती थी। उसके मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद चोंगसान किसी तरह बच गया हो। सू ह्योक और नामरा भी उसके पीछे जाते हैं। नामरा अपनी स्मेल और हीरिंग से बताती है कि वहाँ अब न कोई इंसान बचा है और न कोई ज़ॉम्बी। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। जंगल में रास्ता ढूंढते हुए उन्हें पेड़ों पर बंधे रिबन्स दिखते हैं। ये वही निशान थे जो ऑनजो के फादर ने रास्ता याद रखने के लिए लगाए थे। थोड़ी दूर जाकर ऑनजो को अपने फादर की टॉर्च भी मिलती है। वह उसे सीने से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि अब उसके फादर की यही आखिरी निशानी बची थी। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ली ब्योंगचान के घर पहुंचती है, जहां उसकी वाइफ और बेटा अभी भी बंधे हुए मिलते हैं। आर्मी उन्हें अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वायरस को समझने के लिए वे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इधर बच्चे शहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नामरा को कुछ गलत महसूस होता है। वह बताती है कि ज़ॉम्बीज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। थोड़ी ही देर में कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। सब मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। इसी फाइट में एथलीट गर्ल का छोटा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए बाइट हो जाता है। जब वह ज़ॉम्बी बनने लगता है तो नामरा मजबूरी में उसकी गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद नामरा की हालत भी बिगड़ने लगती है। उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था। उसे अपने ही दोस्तों को काटने की इच्छा होने लगती है। वह खुद को रोकने के लिए अपने हाथ को ही काटती है, लेकिन भूख उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। लेकिन नामरा अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए रोते हुए उनसे दूर चली जाती है। आखिरकार बाकी स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक तक पहुंचते हैं, जहां आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। क्वारंटीन सेंटर में उन्हें खाना, पानी और ट्रीटमेंट मिलता है। इंटरोगेशन में आर्मी उनसे ली ब्योंगचान के बारे में पूछती है, लेकिन बच्चे कोई जवाब नहीं देते। उनके मन में आर्मी के लिए गुस्सा था, क्योंकि यही लोग उन्हें टेरेस पर छोड़कर चले गए थे। 3 महीने बाद हियोसान में मार्शल लॉ हटने लगता है। जो लोग क्वारंटीन सेंटर में बचे थे वे धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑनजो अब भी अपने खोए हुए दोस्तों को नहीं भूली थी। रात के अंधेरे में वह दीवार पार करके उस पेड़ के पास जाती है जहां उसने अपने दोस्तों की याद में रिबन्स बांधे थे। वह वहां खाना रखती है और चोंगसान समेत सभी को याद करती है। तभी ऑनजो को अपने पुराने स्कूल की छत पर आग जलती हुई दिखाई देती है। उसे शक होता है कि वहां कोई है। वह सू ह्योक को यह बात बताती है। रात को जब ऑनजो स्कूल जाने निकलती है तो सू ह्योक अकेला नहीं आता, उसके साथ बाकी बचे हुए दोस्त भी आ जाते हैं। फिर सभी स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। जब वे टेरेस पर पहुंचते हैं तो वहां सच में फ्रेश बॉनफायर जल रही होती है, लेकिन ऑनजो समझ जाती है कि यह बॉनफायर किसी और ने नहीं बल्कि नामरा ने जलाई होगी, क्योंकि उसने कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ बॉनफायर के पास बैठना चाहती है। तभी पीछे से नामरा सामने आती है। सब उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वह जिंदा थी और पूरी तरह नॉर्मल भी लग रही थी। ऑनजो उसे वापस साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नामरा मना कर देती है। फिर वह अचानक टेरेस से नीचे जंप लगा देती है। सभी दोस्त हैरान होकर नीचे देखते रह जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ कहानी खत्म होती है। ये सारे सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेंगे। यदि आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2 और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें।